नमस्कार. A wonderful morning to all my viewers. सुप्रभात, आभार, अभिनंदन. मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में. जी हाँ दोस्तों, सुबह का वक्त है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और एक नई सुबह के साथ बिहार बिहान के नए अंक के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर है. कहते हैं हम स्वास्थ्य जगत की अगर बात करें, आज के वक्त हमारा क्योंकि पूरा वातावरण कहीं ना कहीं बहुत प्रदूषित हो चुका है, हम कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में हमारे यहाँ एलोपैथी और आयुर्वेद और होम्योपैथिक ये सभी अपने क्षेत्र में कई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं. और आज बिहार बिहान के इस अंक में अगर हम बात करें तो आयुर्वेद की बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक से जुड़े हुए हैं. जी हाँ, लेकिन इनसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार बिहान अपने पहले सेगमेंट में लेकर आता है कुछ खास वचन, अनमोल वचन, महान व्यक्तित्व के द्वारा, महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई उनकी कुछ पंक्तियाँ, उनकी लिखी गई कुछ बातें जो हमारे जीवन की दशा और मनोदशा को बदलने में, प्रेरित करने में हमारी मदद करती है. जी हाँ, सुबह सुबह एक अनमोल वचन हमारी मनोदशा को इस प्रकार से बदलती है, ऐसी सुखद अनुभूति देती है कि हम पूरे दिन एक बेहतर दिन गुजार सकते हैं. जी हाँ, देखते हैं क्या खास है हमारे आज के पहले सेगमेंट अनमोल वचन में. महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं. हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी, डीन आयुष, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. सर, आप डीन बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुष के हैं. आयुष एक शब्द नहीं है, आयुष एक पूरी एक दुनिया समेटे हुए अपना एक क्षेत्र है उसका. आयुष क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं. बिल्कुल बिल्कुल. आयुष शब्द के अंतर्गत 5 अक्षर हैं, AYUSH. इसमें 5 चिकित्सा पद्धतियों को समाहित किया गया है. ए का अर्थ होता है आयुर्वेद, वाई का अर्थ हुआ योगा, यू का अर्थ हुआ यूनानी और एस का अर्थ हुआ सिद्धा, जो दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है, और एच का अर्थ हुआ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति. ये 5 चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर के एक आयुष मंत्रालय भारत सरकार में बना है और हर स्टेट में, हर राज्य में भी आयुष के नाम से ही आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी या और भी इस तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको संचालित की जा रही हैं. उनका अलग विभाग, अलग निदेशालय और विश्वविद्यालय में भी अलग उसका व्यवस्था सब बनाया गया है. और इससे संबंधित जितने भी संस्थान हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज, यूनानी कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज या और भी जो इससे संबंधित संस्थान हैं, उनका संचालन इसके अंतर्गत किया जाता है. इनका परीक्षा, इनका पठन पाठन, इनका नियम, रूल रेगुलेशन का निर्धारण इत्यादि सारे कुछ इसके अंतर्गत किया जाता है. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, आयुष विभाग के अंतर्गत. और विश्वविद्यालय में भी एक आयुष का अलग से संकाय अध्यक्ष, डीन बनाया गया है, जो इन महाविद्यालयों से संबंधित सारे कार्यों का निष्पादन अपने स्तर से करते हैं और वाइस चांसलर को सहयोग करते हैं इस कार्यक्रम में, इसके माध्यम से. बिल्कुल, आयुष एक शब्द है जिसमें आपने बताया कि ये 5 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है. आयुर्वेद, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में भी काफ़ी प्रचलित है. होम्योपैथ भी हमारी कई बीमारियों में ये इतना प्रचलित है कि हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें होम्योपैथ में अपना इलाज करवाना है. योग के बारे में सभी अवेयर हो रहे हैं, सभी जागरूक हो रहे हैं. लेकिन अगर यूनानी पद्धति की बात करें, यूनानी ट्रीटमेंट की बात करें और सिद्धा की बात करें, कहीं ना कहीं ये बहुत प्रचलन में नहीं है. सबसे पहले तो इन दोनों के बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं. यूनानी का अर्थ हुआ, यह भी आयुर्वेद का ही एक अंग है जो कि यूनानी भाषा में या उनके भाषा में वो लिखित है, उनके भाषा में पढ़ाई होती है और उसमें लड़के एडमिशन लेते हैं, नीट के माध्यम से आते हैं. और सिद्धा हमारे बिहार में प्रचलित नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में यह पद्धति काफ़ी प्रचलित है. इससे लोग काफ़ी वहाँ लाभान्वित हो रहे हैं.
इसलिए इस चिकित्सा पद्धति को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और यूनानी भी बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, अपने आप में समृद्ध चिकित्सा पद्धति है। और इस पटना में भी इसके एक महाविद्यालय हैं जी। राजकीय तिब्बी महाविद्यालय कॉलेज, जिसके अंतर्गत पढ़ाई भी होती है, और अस्पताल है उसके अंतर्गत चिकित्सा भी होती है। जी बिल्कुल, कहते हैं आयुर्वेद दो संस्कृत शब्द आयुष और वेद से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। बिल्कुल, हम जीवन के विज्ञान के बारे में जानेंगे। किस प्रकार से हम अपने जीवन को या अपने शरीर में होने वाले कष्ट को या बीमारियों को या ऐसी कोई भी परेशानी है जिसे हम निजात पा सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो आयुर्वेद का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए उपयोगी है? आयुर्वेद का मतलब हुआ कि जिस वेद के अंतर्गत मनुष्यों के स्वस्थ रहने के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। दूसरी चीज़ कि आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत दो ही है जी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने का जो प्रक्रिया है, जो उपाय है, वह इसके अंतर्गत आता है। और अगर किसी कारण से वह व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाए तो उसका इलाज या उसका चिकित्सा जिसके अंतर्गत किया जाता है वह आतुरस्य विकार प्रशमनम के अंतर्गत आता है। पहले जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम का सिद्धांत है, इसे आज के भाषा में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं, सुरक्षात्मक चिकित्सा, जिससे लोगों को व्याधि ही नहीं हो, रोग ही नहीं हो। इसके अंतर्गत खान पान, रहन सहन, सामान्य दिनचर्या, रात्रिचर्या का समय का अनुपालन करते हुए जीवन यापन करना आवश्यक है। और अगर इसमें कोई व्यक्ति गलत तरीके से खान पान, जीवन यापन, दिनचर्या, रात्रिचर्या जो शास्त्रोक्त विधि है उसका अनुपालन नहीं करता है, तो वैसी स्थिति में उसका बीमार होना, व्याधिग्रस्त होना निश्चित है। तो उसके बाद उनकी जो चिकित्सा की जाती है वह आतुरस्य विकार प्रशमनम के अंतर्गत आता है, और वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के नाम से आज के समय में जाना जाता है। तो आज सरकार का भी ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टि है कि समाज को, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वस्थ रखा जा सके खान पान के माध्यम से। इसके लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है कि आप गलत खान पान नहीं करें, स्वस्थ खान पान रखें, अच्छे ताज़ा भोजन लें, ज़्यादा बासी या ठंडा भोजन नहीं लें। ये सब सरकार की तरफ से भी जनता को जागरूकता प्रदान करने के लिए समय समय पर संदेश दिया जा रहा है। और हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए अधिक से अधिक ताज़ा आहार, समय पर भोजन, समय पर निद्रा, समय पर उन सब कार्य वो करें। रात्रिचर्या और दिनचर्या जो शास्त्र में उल्लिखित है, आयुर्वेद के शास्त्र में, उसका अनुपालन करें तो व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं। आप देखते होंगे, हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे पूर्वज, माताजी, पिताजी के अंत समय तक आंखों की रोशनी नहीं जाती थी जी। दांत नहीं कमज़ोर होते थे। लेकिन आज बच्चा जैसे ही धरती पर आता है उसको चश्मा और लेंस लग जाता है। ये क्या कारण है? कारण यही है कि हम आज खान पान में जो शास्त्रोक्त विधि है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उस ढंग से हम अपने आप को नहीं रख रहे हैं, तो तरह तरह की व्याधियों से व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज के समय में जो भी व्याधियाँ हो रही है उसके ट्रीटमेंट में भी, उसके चिकित्सा में भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। विज्ञान के सामने जल्दी दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में लोग स्वस्थ रहने के लिए सम्यक आहार विहार का पालन करें, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपना रहन सहन, जीवन यापन करें। फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि इस तरह के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका सेवन नहीं करें। जो भी खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, खाने में हरा साग सब्जी, सलाद या इस तरह के और भी जो पौष्टिक तत्व हैं, पौष्टिक भोजन हैं, आहार हैं, उनको निश्चित रूप से लें। दूध निश्चित रूप से लें। दिन में दही का सेवन निश्चित रूप से करें। तो कभी भी समाज, व्यक्ति अस्वस्थ या बीमार नहीं हो सकता है।
बिल्कुल, आज की हमारी जो दैनिक दिनचर्या, हमारी जो कह सकते हैं व्यस्त ज़िंदगी है और हमारा जो रहन-सहन है, कहीं न कहीं काफ़ी बदल चुका है और यही कारण है कि आए दिन हम नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और कोई उम्र सीमा नहीं है। बहुत ही कम उम्र से बच्चे हों या युवा हों, उनमें कई तरह की व्याधियाँ, कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। किंतु सर, आपसे जानना चाहेंगे, आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन पद्धति है, कई हजार वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर भी आज के वक्त में अगर हम किसी परेशानी से, किसी बीमारी से, किसी व्याधि से ग्रसित होते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी दवा की ओर रुख करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर प्रथम उपचार कहें, हम आयुर्वेद की ओर नहीं जा पाते। कहीं ना कहीं आयुर्वेद हमें उस स्थान तक नहीं पहुंचा पाता है। तो आयुर्वेद क्यों की जगह वहाँ तक क्यों नहीं है? क्यों हम अंग्रेज़ी दवाओं का रुख करते हैं? आयुर्वेद किस प्रकार से पीछे है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है आज के समाज के लिए। और आयुर्वेद हमारा लगभग 5000 वर्षों से अधिक पुराना है जी। और हर घर, हर द्वार आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए भारत सरकार भी कृत संकल्प है। भारत सरकार का इस मंत्रालय भी कृत संकल्प है और हर घर, हर द्वार आयुर्वेद को पहुंचाया जा रहा है। आयुर्वेद हमारे घर घर में पहुंचा हुआ है। प्रतिदिन आप हल्दी, जीरा, मरीच या और भी इस तरह के मसालों का उपयोग अपने खाद्य पदार्थ में करते हैं। ये इन्हीं का उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। बिल्कुल। तो आप अगर समुचित रूप से इनका उपयोग करेंगे तो कभी व्याधिग्रस्त हो ही नहीं सकते हैं और इनका उपयोग नहीं करने से ही लोग व्याधिग्रस्त आज के समय में हो रहे हैं। और ख़ासकर फास्ट फूड, जंक फूड और स्ट्रीट फूड का सेवन जो लोग कर रहे हैं उसमें ये इन सारे औषधियों का मात्रा तो रहता नहीं है और कब का बना हुआ है, कब का नहीं बना हुआ है, उसका सेवन लोग कर रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ रहा है। लोग व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप घर के बने हुए भोजन को लें और उसमें समुचित मात्रा में तेल, मसाला, हल्दी वगैरह जो भी हैं खाद्य पदार्थ, उनको डाल करके आप बनाएं और ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं, बासी कभी नहीं खाएं। हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, हमारे घर में ही, हमारी रसोई में ही बहुत सारे इलाज हैं जिसका हम सेवन अगर करते हैं, उन मसालों का, उन खाद्य पदार्थों का, उन अनाजों का, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घरेलू उपचारों का उपयोग अधिक से अधिक आज करें। इसका अभाव हो गया है समाज में, जिसके चलते लोग व्याधिग्रस्त हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जैसा कि आपने बताया कि हमारे रसोई में उपयोग में आने जाने वाली कई मसाले ऐसे हैं, वो दालचीनी हो या गोल मिर्च हो या हल्दी हो, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेहद उपयोगी हैं, जिसका उपयोग हम कम कर रहे हैं और जंक फूड का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। अगर आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथ की बात करते हैं, होम्योपैथ भी आज भी हम अगर कई बार गांव शहरों में होम्योपैथ के डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं अपनी छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज के लिए, हमारे अंदर ये बहुत समय से ये विचार है सबके अंदर कि होम्योपैथिक में अगर जाएंगे, उसमें अगर इलाज करवाते हैं तो हमारी छोटी बीमारी को भी पहले बढ़ावा देता है, वो बढ़ा देता है, उसके बाद उसको धीरे धीरे कम करता है। तो ये क्या एक भ्रम है या इसमें कोई सच्चाई है? होम्योपैथिक भी अपने आप में एक समृद्ध चिकित्सा पद्धति है जी। आयुर्वेद भी अपने आप में समृद्ध चिकित्सा पद्धति है। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक हर गांव में, हर मोहल्ले में आसानी से सुलभ हो जाते हैं और उनकी दवाएं इफ़ेक्टिव तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लड़कों बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक यह धारणा है लोगों में कि रोग को पहले बढ़ाता है तब उसको शांत करता है, ऐसा नहीं है, या किसी किसी केस में ऐसा होता है, लेकिन जनरली ऐसा है कि दवा खाने के बाद रोग बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ता भी नहीं है, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो। आयुर्वेदिक के औषधियों के बारे में भी यह धारणा है कि पहले रोग को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। कुछ लोगों में यह भी धारणा है कि आयुर्वेद की दवाएं देर से काम करती है, यह भी गलत है। आयुर्वेद की दवाएं भी बहुत जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी रोगों का शमन करती है, लेकिन धारणा बदलना चाहिए लोगों को। और होम्योपैथिक दवाएं भी बहुत जल्दी काम करती है और रोग को बढ़ाती नहीं है, रोगों का शमन करती है। आयुर्वेद की दवाएं भी रोगों का शमन करती है और शीघ्र
असरकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी है? आयुर्वेद में हर व्याधि के लिए, हर बीमारी के लिए, हर परेशानी का निजात है, उसका इलाज है। आयुर्वेद की अगर बात करें तो विश्व में आयुर्वेद की क्या स्थिति है? विश्व में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से जी। आयुर्वेद के विकास, विस्तार, ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान के लिए विभिन्न देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है और उसके अंतर्गत कार्य संपादन किया जा रहा है। भारत के विभिन्न संस्थानों से आयुष चिकित्सा में अध्ययन करने वाले 20 मलेशियन छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो आकर के आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करें और अपने देश में जाकर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करें। रिसेंटली अभी WHO के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि WHO हमारे यहाँ सेंटर स्थापित किया है मेरे चिकित्सा पद्धति के आदान प्रदान और उसके विकास के लिए और विस्तार के लिए। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न देशों के साथ, खासकर 25 देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, हंगरी, मलेशिया, जर्मनी, जापान, चाइना, म्यांमार, ब्राज़ील, UK, USA इत्यादि प्रमुख देश हैं, जिनके साथ आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए, उनके ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, जो भी अनुसंधान हमारे यहाँ हो रहा है और उनके यहाँ हो रहा है उसके आदान प्रदान के लिए एक समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है और कार्य चल रहा है। इसके अंतर्गत विदेशों में आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, संस्थान खोले जा रहे हैं, वहाँ के छात्रों को, वहाँ के जो इसको जानने के लिए उत्सुक हैं उनके लिए कि वो शिक्षा ग्रहण करें, आयुर्वेद को जानें और अपने देश में आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा करें। और भारत सरकार के द्वारा ब्राज़ील एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा के अंतर्गत आयुर्वेदिक आर्टिकल्स जितने भी हैं उसको ब्राज़ीलियन भाषा में अनुवाद करने के लिए भी एक समझौता हुआ है। आयुर्वेद के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, उनको ब्राज़ीलियन भाषा में ट्रांसलेट करके उनको पठन पाठन के लिए दिया जाए। और भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है भारत सरकार के लिए। भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 24 नवंबर 2000 को एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके द्वारा जो भी विलुप्त हो रही हमारी वनौषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनको फिर से उसका प्लांटेशन किया जाए, उसको उगाया जाए, उसका संरक्षण, संवर्धन और मार्केटिंग उसका किया जा सके और जिससे औषधि बना करके लोगों को जनहित में दिया जा सके। ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और मलेशिया सरकार के द्वारा कुआलालंपुर में इंडियन कल्चरल सेंटर का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत वो आयुष चिकित्सा के अध्ययन, अनुसंधान, अध्यापन और विपणन मतलब मार्केटिंग का कार्य किया जा सके उस देश में। इसके लिए भी एक सेंटर स्थापित किया गया वहाँ। ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स 2022 में 612 बिलियन US डॉलर का निर्यात भारत सरकार द्वारा आयुर्वेदिक ड्रग्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का विदेशों में किया गया है। और 2024 तक 711.87 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने का सरकार का ये है। और यह भी आयुष मंत्रालय का एक डाटा आया है सामने कि 2050 तक 5 ट्रिलियन हमारा यह निर्यात करने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ये सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और हमारा चिकित्सा पद्धति जो है आयुर्वेद, वो सबसे निरापद चिकित्सा पद्धति है, जिसका कोई कहीं साइड इफ़ेक्ट प्रतिक्रिया नहीं है।
जिसके कारण पूरा विश्व हमारी ओर आकर्षित है, हमारे चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए व्यग्र है और अपना रहा है। और कई देशों में तो हमारे चिकित्सा पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का भी सम्मान दर्जा दिया हुआ है, जैसे जर्मनी, जापान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भी कई देश हैं जहाँ की इनको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का दर्जा प्राप्त है और वहाँ यहाँ के चिकित्सक जाकर वहाँ अपना चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं और वहाँ अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मॉरिशस, फिजी, ये सारे देश हमारे चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं। अरब कंट्री के कई देश जो हमारे चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं और इसे लाभान्वित हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है भारत सरकार के लिए, आयुष मंत्रालय के लिए और हम सभी आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए। जी, कहने का तात्पर्य है कि आयुर्वेद का प्रचार, प्रसार और विकास देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, विश्व के अन्य देशों में भी बहुत तेज़ी से किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए। और आपका जो ये आयुष भारत सरकार का जो ये डाटा है जो कि बता रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के या जड़ी बूटियों का, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आयुर्वेद हमारे देश से निकलकर दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंच रहा है और अपनी जगह बनाए हुए है। अगर नीट एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है, डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, उसका फर्स्ट दिमाग में कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके जहन में यही बात होती है कि मुझे MBBS निकालना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। ये ख्याल बच्चों के दिमाग में नहीं आता, युवाओं के जहन में नहीं आता है। इसे किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं, या इसका अगर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं इसके बाद इसका क्या भविष्य है, इसके करियर कैसे हैं, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या वो कहीं जॉब उन्हें मिलती है उन्हें, या फिर वो खुद का क्लिनिक चला सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, किस प्रकार की संभावनाएं उनके करियर से जुड़ी हो सकती हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज के समय के युवाओं के लिए जो आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं या आने के लिए अपना मन बना रहे हैं, आयुर्वेद में भी जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी संघर्ष करके और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आ रहे हैं। नीट जिसका नाम है, नीट से पास करके आते हैं जी। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही व्यापक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है। वो खुद भी रोज़गार कर सकते हैं, दूसरे को रोज़गार दे भी सकते हैं। अब वो कहाँ तक इसमें कर सकते हैं ये उनके ऊपर निर्भर है। सर्वप्रथम आयुर्वेद चिकित्सा के अध्ययन करने के बाद वो अपना निजी प्रैक्टिस तो करते ही हैं और एज ए एकेडमिशियन अपना करियर प्रारंभ कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट के रूप में अपना करियर प्रारंभ कर सकते हैं। आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन भी हमारे यहाँ होता है, स्पेशलाइजेशन, तो उसका अध्ययन वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति है पंचकर्म, जो विदेशों में काफ़ी लोकप्रिय है और ख़ासकर साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में यह ज़्यादा है। हमारे यहाँ बिहार में भी इसका अब आज कल हो गया है प्रचलन। हमारे राजकीय आयुर्वेद कॉलेज पटना में भी पंचकर्म सेंटर खुला हुआ है, पंचकर्म से चिकित्सा होती है वहाँ। पंचकर्म का ट्रेनिंग करके वो उसमें कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं और ख़ुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जनसेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर का क्लिनिक खोल सकते हैं। आजकल इसका बहुत ज़रूरत है, समाज में बहुत लोग इसको खोज रहे हैं कि इसके संबंध में गाइडलाइन देने वाले कौन हैं, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करें। और औषधि निर्माण के क्षेत्र में वो अपना करियर बना सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग, औषधि पादप जो है वनस्पति के खेती करने के, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के मार्केटिंग के बारे में भी अपना विचार बना सकते हैं। रॉ ड्रग्स मार्केटिंग कर सकते हैं।
कॉस्मेटिक्स कंसल्टेंट के रूप में अपना करियर बना सकते हैं या करियर का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये बहुत बड़ा मार्केट है आज के समय में। आज के समय में पूरे विश्व में 75% 75% मार्केट को यह कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कवर किए हुए है। हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चे को आजकल कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है और वो अपने को समाज में सुंदर दिखाने के लिए, इसका मार्केट बहुत बड़ा है आज के समय में। डाइटिशियन के रूप में अपना करियर बना सकते हैं और आयुर्वेदिक कुकिंग कंसल्टेंट के बारे में भी अपना विचार रख सकते हैं, समाज के सामने अपना करियर बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे हर्बल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जिसमें हर्बल मेडिसिन या हर्बल औषधियों से परिपूर्ण मेडिसिन आहार पदार्थ खाद्य पदार्थ बिक्री किए जा रहे हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में भी अपना करियर बना सकते हैं। आयुर्वेदिक रेस्तरां खोल सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य परामर्शी ग्लोबल हेल्थ काउंसलिंग भी कर सकते हैं, इसमें भी उनका बहुत बड़ा करियर है। आयुर्वेदिक पत्रकारिता भी कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा आज के समय में उसका करियर है। आयुर्वेदिक पर्यटन, आयुर्वेदिक टूरिज्म आजकल खूब प्रचलित है। जैसे जो भी हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ इसका बहुत अच्छा प्रचार है। आयुर्वेदिक ई एजुकेशन कर सकते हैं। ई एजुकेशन के माध्यम से भी जनता को या लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। और अब जो भी हमारे यहाँ पत्र पत्रिकाएँ हैं उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करके भी वो अपना करियर बना सकते हैं और रोज़गार के अवसर उसमें पैदा कर सकते हैं। ये सारे कार्य हमारे जो स्नातक आजकल पास करके निकलेंगे वो अपना सकते हैं और जो भी उनको अच्छा लगे, सुलभ हो, उसका उपयोग उसको अपना करके अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर बनाने के रास्ते हैं इसमें आयुर्वेद में, वो कर सकते हैं। व्यापक इसका क्षेत्र है जो कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है और उसका लाभ भी उठा सकते हैं वो। हम बातचीत कर रहे थे आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद में पंचकर्म की महत्व के बारे में, क्योंकि पंचकर्म हमारे देश में, हमारे राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी काफ़ी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इसकी काफ़ी उपयोगिता है। साथ ही साथ पंचकर्म विदेशों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रसिद्ध है। पंचकर्म किन बीमारियों के लिए या किन व्याधियों के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा इसके क्या फ़ायदे हैं? आज के समय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचकर्म में 5 कर्म किए जाते हैं: स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और शिरोधारा। तो ये 5 कर्म कई प्रकार की बीमारियों में कार्य करते हैं जी। जैसे घुटने के दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो या इस तरह थकान हो, अनिद्रा हो, बहुत तरह की बीमारियां हैं जिसमें पंचकर्म का उपयोग किया जाता है जी। और पंचकर्म सेंटर अपने देश में तो है ही, जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है सब जगह खुल रहा है और विदेशों में भी इसके सेंटर भारत सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं लोगों को लाभान्वित करने के लिए। आयुर्वेद का रोगों के प्रति समग्र दृष्टिकोण है जिसके चलते पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम देश, तनावग्रस्त देश जो है वो ज़्यादा आकर्षित है इसके तरफ और वो इस आयुर्वेद को अपनाने के लिए और पंचकर्म को अपनाने के लिए आतुर है, व्यग्र है। आजकल अधिकांश लोग, चाहे वो युवा हो या प्रौढ़ावस्था के लोग हों, महिला हो, पुरुष हो, तनाव से सारे लोग ग्रसित हैं। मानसिक बीमारी सबको पकड़े हुए है, अनिद्रा है, बेचैनी है। तो इसके लिए शिरोधारा हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। उसके करने से तुरंत सद्य मानसिक सभी प्रकार के बीमारियों से छुटकारा मिलती है, उसमें शांति मिलती है। चाहे अनिद्रा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मानसिक ये हो, रात में नींद नहीं आता हो, दिन में नहीं कोई बेचैन रहता हो, तरह तरह की बातें बोलता हो या योसापस्मार हो, सब में ये शिरोधारा बहुत ही उपयोगी है और लोग इसको बहुत अच्छा आजकल जो भी मानसिक रूप से कार्य करने वाले हैं, बौद्धिक कार्य करने वाले हैं, सारे लोग इसको करा रहे हैं और कराते हैं, इससे लाभ मिलता है उनको। स्नेहन स्वेदन भी हमारे यहाँ जो भी जॉइंट्स पेन है,
हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, या इस तरह का जो भी बीमारी है उसमें वो काम कर रहा है। तो पंचकर्म आज के समय में बहुत ही सफल चिकित्सा पद्धति है और इसको समय समय पर इग्नोर नहीं करके निश्चित रूप से अपनाना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और पंचकर्म थेरेपी ज़्यादातर विदेशी जो हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनमें यह ज़्यादा लोकप्रिय है और वो लोग ज़्यादा इसको करा रहे हैं। हमारे यहाँ जो जान रहे हैं, जो जानकार हैं, वो तो निश्चित कराते ही हैं, लेकिन जन तक इसे पहुंचाने के लिए इसका थोड़ा सा व्यापक रूप से प्रचार किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा ये है, फल है, रिजल्ट है, बहुत अच्छा चिकित्सा पद्धति है। बिल्कुल, अगर आज के वर्तमान परिवेश की बात करें, जबकि हमारी व्यस्तम जिंदगी है, हम अपने आप पर बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, प्राकृतिक चित्रों से दूर हैं, हम व्यायाम नहीं कर पाते हैं, योग नहीं कर पाते हैं, सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं। ऐसे में पंचकर्म हमारे मानसिक स्थिति को, मानसिक विकार को दूर करने में बहुत ही सहायक है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ सर, आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के विकास के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? भारत सरकार के द्वारा और उनसे संलग्न विभिन्न संगठनों के द्वारा, जैसे CCRS, NRHM, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, नेशनल रूरल हेल्थ मेडिकल, इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर रही हैं और विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, सेमिनार राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसके द्वारा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार, आयुर्वेद के बारे में जो भी हमारे सिद्धांत हैं, हमारे जो अच्छे इसके कर्म हैं, क्रियाकलाप हैं, गुण हैं, उसको लोगों को बताया जा रहा है। और मैं बता दूं कि आपको औषधि के स्तरोन्नयन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी जांच का कार्य भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है आयुर्वेदिक मेडिसिन में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तो यह पहले से भी था, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों का भी क्वालिटी कंट्रोल और उनका स्टैंडर्डाइजेशन करने का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है, जिससे हम अपने चिकित्सा पद्धति को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के समय में वैज्ञानिकों के सामने तथ्यपूर्ण दृष्टिकोण से स्थापित कर सकें जी। और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना परम आवश्यक है। आयुर्वेद के बारे में हमारे हर घर में आयुर्वेद है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि आपके घर में ही आयुर्वेद है, आप उसको अपनाएं, उसका समुचित प्रयोग करें, समुचित रूप से उसका करें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत लोग इसको उपयोग करते हुए भी नहीं जानते हैं। ये ज़रूरी है कि उनको जानकारी दिया जाए कि हमारे हर घर में आयुर्वेद है, उसको जानना ज़रूरी है। और आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, यह जीने का तरीका सिखाता है। चिकित्सा पद्धति तो अलग चीज़ है जी। ये जीने का सिद्धांत भी सिखाता है, हम कैसे खाना खाएं, क्या खाना खाएं, किस समय खाना खाएं, कैसे सोएं, किस समय सोएं, कब जगें। शास्त्र में उल्लिखित है कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में भोजन कर लेना चाहिए, सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, लेकिन कितने लोग इसका अनुपालन करते हैं? बहुत, आज के समय में बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। सुबह ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन लोग सुबह चाय पीते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। दूसरी बात, आयुर्वेद लगभग 5000 वर्षों से ज़्यादा पुराना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि मेरे पास परिणाम भी है, प्रभाव भी है, लेकिन प्रमाण नहीं है। यह प्रमाण इकट्ठा करना पड़ेगा हमको आज के वैज्ञानिक स्पर्धा के युग में, वैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान के समक्ष अपने को स्थापित करने के लिए। इस प्रमाण के बिना हम लोग बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री जी का जो यह संदेश है, हमारे सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों के जो चिकित्सक हैं, जो इस पद्धति के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुझे मेरे पास प्रभाव है, मैं आपको यह चाहता हूं कि आप प्रमाणित करके मुझे दिखाएं, क्या प्रमाण है आपके पास कि आपकी दवाएं इफ़ेक्टिव है,
सही है। हम तो मुंह से कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन वैज्ञानिक कसौटी पर इसको आप दिखाएं बिल्कुल कि आप कहाँ तक हैं। इसका डाटा कलेक्शन करें, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं उसको अनुसंधान पद्धति के आधार पर उसको लिपिबद्ध करें और डाटा इकट्ठा करके उसको आप दिखावें, एविडेंस इकट्ठा करें, डॉक्यूमेंटेशन करें अपने चिकित्सा पद्धति का और इसको दिखावें, बतावें कि हमारा चिकित्सा पद्धति भी सबसे अच्छा है। बिल्कुल और हमारा भी आज आयुर्वेद को सारे लोग अपना रहे हैं, सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लेकिन आयुर्वेद को ही लोग अपना रहे हैं। क्यों? कुछ तो कारण है। हमारी चिकित्सा पद्धति जो है काफ़ी प्रभावी है, यह बहुत आवश्यक है आज के समय में, लेकिन इसको प्रमाणित हम कैसे करेंगे? हम लोग सभी जानते हैं कि कोविड-19 की अवधि में आयुर्वेद की दवाओं का मार्केटिंग, उसका सेल, उसका उपयोग बहुत कुछ बढ़ा है, बहुत लोग ले रहे हैं। मधु का सेवन बहुत लोग करने लगे उस समय से, गिलोय का सेवन बहुत लोग करने लगे और भी सारी औषधियों का सेवन बहुत लोग करने लगे और इससे लोग लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन सेवन कर रहे हैं, ठीक है, इसके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है आपका? आज विज्ञान ये पूछता है, वो लाभ कर रहा है, इसे कोई मतलब उसको नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डाटा क्या है आपका, ये आप बताएं। तो इसके लिए डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कितने रोगियों को हमने दवा दिया, कितना लाभ किया, कितना नहीं किया, ये इसका जब तक वैज्ञानिक तौर पर नहीं रख सकेंगे तब तक हमारी प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं होगा। बिल्कुल। चरक संहिता के अनुसार कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना तथा यदि व्यक्ति रुग्ण हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करना। और जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, हर व्याधि का निजात है, ज़रूरत है लोगों में जागरूकता फैलाने की। आयुर्वेद को भी वो पहचान, वो स्थान मिलने की वैज्ञानिक तरीके से, ताकि लोग इस ओर अधिक से अधिक आकर्षित हों, वो या तो इलाज के लिए हो या अपना करियर बनाने के लिए हो। आयुर्वेद के अनेक फ़ायदे हैं, बस ज़रूरत है अवेयर होने की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आयुर्वेद, होम्योपैथ, योग से जुड़ी इतनी सारी विशेष विस्तृत जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बेहद उपयोगी होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आप हमारे कार्यक्रम में और क्या कुछ देखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विचार, अपने सुझाव खतों के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए आप अवश्य नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director ddkpatna@gmail.com पे।